नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉडकास्ट विद सुजल वर्मा में, जहां हम आपकी मुलाकात कराते हैं नए नए चेहरों से, उनके जीवन के अनुभवों से, उनकी सफलता और सफलता की कुंजी से, जिसे आप अपने जीवन में उतार कर सफलता की ओर बढ़ सकते हैं आगे। और साथ ही तमाम विषयों पर आपके साथ हम चर्चा करते हैं और प्रेरणादायक कहानियां वो जुबानियां आपके बीच लाते हैं। और आज इस खास पहले एपिसोड में, पहले पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ आज जुड़ चुकी है जो हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, एक इंस्पिरेशन है। जैसे कि हम जानते हैं साथियों, इस दौड़ती भागती जिंदगी में जितना जरूरी घर के अंदर के सदस्यों का देखभाल करना है, उनका ख्याल रखना है, घर को एकदम सुंदरता के साथ रखना है, वह उतना ही जरूरी उस घर की चौखट से बाहर निकलकर इस प्रकृति को संवारना भी है। साथियों, आज हमारे साथ देवभूमि उत्तराखंड के गौरैया, जिनको गौरैया का रक्षक भी माना जाता है और सेवक भी माना जाता है, डॉक्टर सर हमारे साथ दिनेश जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में आपका। तो सर, सबसे पहला सवाल सर, गौरैया सेवक आपको कह रहे हैं, मैंने जहां तक आपके बारे में जाना 1997 से आप करीब करीब 25 सालों से ज्यादा का आपको समय हो चुका है। तो सर, किस सोच के साथ आपने शुरू करा? मतलब होता है कि सर पहले एक विचार क्लिक करता है इंसान में, तो आदमी फिर करने लग जाता है। तो सर, आपने कैसे, किस सोच के साथ इसको आपने चालू करा? ये पक्षियों के प्रति मेरा लगाव या प्रेम कह सकते हो बचपन से था। मैं क्योंकि अपने घर के आसपास बहुत से पक्षियों समेत जी। पेड़ पौधे बहुत थे और मकान कम थे, मतलब पर्यावरण बहुत अच्छा था, तो हर प्रकार की पक्षियाँ रहती थी। तो मैं देखता रहता, उनका घोंसला, उनके अंडे बच्चे देखता रहता था। जी। और जब 1997 की बात है कि हमारा ये कह सकते हैं मकान, पक्का मकान बना मेरे भाई ने, तो उसमें एक सुराग था, सुराग में 4 बच्चे गौरैया के थे। मैं नीचे अच्छा। बैठा हुआ था, चटाई बिछा के थोड़ा पढ़ाई कर रहा था, तब तक एक बच्चा एक दिन चटाई के नीचे दब के मर गया। दूसरे दिन दूसरा, मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैंने कहा ये इस सुराग के अंदर इसने। अच्छा, उस टाइम आप भी छोटे ही थे? हाँ, मैं पढ़ाई मेसी में था, मैं मेसी में था। अच्छा। तो मैंने देखा ये मैंने कहा इसको कैसे, अगर ये सुराग मकान में है, किस तरह से इनको बाहर अंदर था वो। तो मैंने इस समय जब दुख हुआ तो मैंने बाहर उनके लिए पहले 11 सुराग किए, फिर 19 सुराग के मकान में उसी तरह। अच्छा। तो उनमें उनका जी। घोंसला बनाना उसी साल शुरू कर दिया था उन्होंने। अप्रैल की बात थी, 24 अप्रैल की बात थी। उसके बाद मई में बनाना शुरू कर दिया। फिर हमारे एक मकान था, उसमें मैंने प्लास्टर नहीं कराया, जिस कारण से नहीं कराया कि अगर प्लास्टर करेंगे तो सुराग इनके लिए बंद हो जाएगा। फिर मैंने सोचा भविष्य में कहीं ना कहीं इनको प्लास्टर करना पड़ेगा। तो मैंने फिर तब ये जो आप देख रहे हैं प्लाई के नेस्ट बॉक्स मैंने बनाने शुरू कर दिए। किस वर्ष से? 1997 से? 1997 से नहीं किया, 2005 में मैंने 2005 शुरू कर दिया था। उसके बाद तो उसके बाद मैंने जैसे ही शुरू किया तो पहले घर में लगाना शुरू किया। फिर जैसे मैंने घर में लगाया तो बहुत से लोग मेरे घर में वैसे जैसे बैठने के लिए आप बोलते क्या लगा रखा जी। मैंने कहा चिड़ियों का कैसे बैठते हैं, एक मेरे यहाँ भी लगा दूं, नहीं है। तो 2007 8 की बात थी, 7 से मैंने अगल बगल लगाने का, 8 की बात थी। तो 8 में काफी लोग मेरे पास आने लगे थे, गौरैया क्यों इसमें बिल्कुल दिखाई नहीं दिया पहले था। तब लोग घर में आने लगे कि वाकई में हमारे घर से काफी सारी गौरैया दिखाई नहीं दी। तो मैंने मतलब 1997 से ये आपने संरक्षण का काम शुरू कर दिया था पक्षियों का, 2005 से आप ये बॉक्सेस, नेस्ट बॉक्सेस बनाने लगे। तो सर, सोच तो ये थी कि मतलब आपका हृदय से वो बात निकली, हमें उसको बचाना चाहिए, क्योंकि आदमी अभी तो इतना दौड़ती भागती जिंदगी में अपना ही सोचता है, पक्षियों का तो बहुत दूर की बात है। तो सर, जब ये आपने शुरू करा तो किस तरह का आपको समर्थन मिला? क्योंकि ये हटके चीज थी, तो क्या समर्थन मिला कि लोगों से केवल नेगेटिव ज्यादा रिस्पॉन्सेज मिले शुरुआती दिन? शुरू में तो मैंने जब बनाना शुरू किया नेस्ट बॉक्स, तो काफी बड़े बनाए, घर में लगाए। तो शुरू में जैसे आए नहीं, एक दो घोंसला बने, तो उस समय तक तो काफी लोगों की नजर नहीं पड़ी, लेकिन काफी लोग आते थे, कहते थे ये आपने पेटी लगाया मधुमक्खी पालन के लिए। मैंने कहा देखो अच्छा। क्या, हाँ इस तरह से बोलते थे जी। तो लोग आते थे, कहते थे मधुमक्खी पालन के लिए आपने ये लगा रखा हमारे। मैंने कहा मधुमक्खी इसमें देखो, तो देखो गौरैया जा रही है, गौरैया के बच्चे। तो उनके तो बहुत सी बात है, एक डिब्बा हमारे भी बना दो। तो मैंने ऐसे देना शुरू कर दिया। मतलब कहने का मतलब ये है, जब भी आप कुछ बड़ा करने जाते हैं जीवन में, तो आपको नकारात्मक लोगों से मिलना ही पड़ता है। बिल्कुल वहीं से शुरुआत होती है कहीं ना कहीं। हाँ, नकारात्मक लोग, अच्छे लोगों की कमी नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो उन्हीं लोगों की सोच बदल जाती है कि हाँ, ये तो बढ़िया अच्छा काम। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि ये बात है 2008 की बात है कि एक व्यक्ति फिर आया, उसने कहा मुझे मिला, उसने कहा डिब्बी के अंदर तो गौरैया घोंसला बना ही नहीं सकती। मैंने कहा क्यों नहीं, अरे हो ही नहीं सकता बन। तो मेरे घर आए स्पेशल देखने के लिए।
उसने कहा ये अच्छा। तो झूठ बोल रहे हैं, ये डिब्बे के अंदर तो ऐसे नहीं बना पाता है, जी। ये तो घर में बनाता है। जब उसने देखा तो वो उसने कहा वाकई में बात सही है, तो कभी ऐसे भी होता है। तो अब तक सर कितने ये नेस्ट बॉक्सेस आपने बना चुके हैं? मैं लगभग इस समय लगभग मेरे 22,000 के आसपास नेस्ट बॉक्स अच्छा, जैसे इसमें सर नंबर लिखा है हाँ 20,997 इसमें नंबर और लिखा है। इसमें है 21,052 का डिब्बा ये। अच्छा, तो हाँ। करीब करीब 20,000 से ज्यादा अब हाँ तक बना चुके हैं। 21,052 है। तो इस साल जून तक मेरे लगभग 22,000 22,000 टच कर रहे हैं। हाँ जी 22,000 हो जाएंगे। 22,000 आज तक आपने नेस्ट बॉक्सेस बना चुके जी हैं। हाँ। तो करीब करीब सर अगर ये पूरा ऑल ओवर उत्तराखंड में, उत्तराखंड ये कह सकते हैं उत्तराखंड के अलग बाहरी स्टेट जैसे यूपी दिल्ली में मैंने बहुत दिया, कुछ अच्छा। थोड़ा पंजाब में दिए, गुजरात में दिए, एक बंगाल का भी आदमी है मेरे पास और बाहर दिए, लेकिन उन्हें ज्यादा नहीं देगा। बोलते तो बहुत लोग हैं, अच्छा। देने की समस्या बोलते कोरियर कर दो, पैसे दे दो। मैं बोलता भाई कि अगर कोई व्यक्ति है और इसके तो क्या चार्जेस हैं या फ्री? फ्री दिया मैंने अभी तक किसी ने लिया, बल्कि अभी मेरे पास 100 रुपयों का आ रखा पौड़ी से। अच्छा। तो कहने लगे इसके बदले मैं कुछ दूंगा, मैंने कहने मैं दूंगा तो फ्री दूंगा, आप निःशुल्क ले जाए, सेवा लगा देंगे, सेवा ले जाए। हाँ जी, पैसे नहीं लिए। बोलते हैं बहुत लोग बोलते हैं मतलब सर अगर 20,000 से ज्यादा 22,000 से ज्यादा आपने नेस्ट बॉक्सेस बनाए पिछले 20-25 सालों में, तो करीब करीब तो लाखों चिड़ियाओं को, गौरैयों को इसमें संरक्षण मिल गया होगा इसके माध्यम से। बिल्कुल। बहुत से मैंने देखा कि एक जगह पहले मैंने एक डिब्बा लगा हुआ, एक गौरैया नहीं था, दुकान था, एक दुकान थी उस समय। उसके बाद तो बिल्कुल ऐसा एक डिब्बा लगाया, तो उसके बाद 2 लगाए। इस समय 7-8 डिब्बे उसमें है, 8-10 डिब्बे उसमें है। काफी लंबा दुकान अब बन गया है, काफी पुरानी बात है। लेकिन उसमें 300 गौरैया हो गई थी। मालिक जो मालिक था कि मैंने गिना 300 के आसपास यहाँ पे हो गया था। वहां लगाया था मैंने 2009 में। जी। तो 2017-18 में उन्होंने कहा था, कोरोना काल से पहले की बात थी, कि 300 से ज्यादा यहाँ पे वैसा गौरैया हो गई है। तो बहुत सुंदर बात है। हाँ। और सर जैसे अब आप पेशे से तो गणित के टीचर हैं, अरे हाँ। तो जैसे सर गणित में होता है कि LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब हाँ। दोनों जब तक बराबर नहीं बराबर, बैठेगा तो हाँ, बात नहीं बनती। बात नहीं। हमने भी पढ़ा है थोड़ा बिल्कुल, बहुत। हाँ, तो सर उसी हिसाब से इस पर आप क्या कहेंगे कि घर के अंदर और घर के बाहर जो प्रकृति है उसमें कितना बैलेंस इज इक्वल टू वाला होना चाहिए? देखो, घर के बाहर, घर के अंदर, घर के बाहर अंदर जब हम रहते हैं तो हमारा सभी चीज आता है, हमारा चाहे खान पान, स्वास्थ्य, सभी चीज आता है, परिवार सब आता है। और घर से बाहर जब जाते हैं तो हमारा पर्यावरण मुख्य रूप से होता है, क्योंकि जब बाहर जाएंगे तो हमें अच्छी हवा चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, इधर चाहिए, फिर पक्षियाँ चाहिए, क्योंकि जो पक्षियाँ होती है एक हम कह सकते हैं पर्यावरण का मुख्य घटक है। अब आप मैं गौरैया की बात बोलूं तो गौरैया हमारे घर का भी, आप गौरैया को, हम छोटे पक्षियों को ध्यानपूर्वक देखें तो घर के आसपास कीड़े मकोड़े जितने होते हैं, छोटे हानिकारक, सबका भक्षण करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं। क्योंकि गौरैया वहीं पर देखो, अगर गौरैया ने कहीं पर घोंसला बना दिया, उसके आसपास हरा नहीं है, तो उसको अपने बच्चे के लिए कीड़े लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। तो ये सबसे मुख्य साइकिल चलती है। दूसरा बात ये है कि ये परागण का कार्य भी करते हैं। छोटे बड़े पक्षियाँ जिनमें होती हैं, अगर पक्षियाँ नहीं रहेंगे तो निश्चित तौर से हमारा जो परागण की जो प्रक्रिया है वो पूर्णतः क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी, ठप हो जाएगा जी। तो इसलिए पक्षियाँ। दूसरी बात है पक्षियों की ध्वनि का, हम लोगों ने कभी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। जो पक्षियाँ हमारी हैं उनके ध्वनि मानव जीवन में क्या प्रभाव। मैंने बहुत पहले भी इसको 2012 में भी कहा था, 11 में भी कहा था कि मनुष्य के जीवन में यानी स्वास्थ्य पर सकारात्मक अगर कोई प्रभाव डालती है तो इसकी ध्वनि डालती है। मतलब सर किस तरीके से, क्योंकि हम जैसे कहते हैं ना कि सुबह 5-6 बजे उठ के जो चहचहाट चिड़ियों की होती है वो बड़ा सुकून देती है इंसान को। तो किस तरीके से ध्वनियाँ सर मतलब अच्छी होती हैं? तो पक्षियाँ मैंने आपसे कहा, हमारे आसपास बहुत सी पक्षियाँ हैं। मैं एक थोड़ा सा उदाहरण आपको देता हूँ। कुक्कू हो गया या कोयल, कुक्कू की प्रजाति होगी। पहले हमारे यहाँ 12 प्रकार की कुक्कू की प्रजातियाँ थी, इसमें 5-7 प्रजातियाँ ही दिखाई देती है। कोयल की प्रजाति, कोयल की, लेकिन कुक्कू की एक निश्चित आवृत्ति ध्वनि तरंगें उत्पन्न करता है, जो कि कहीं ना कहीं मानव के मस्तिष्क, ब्लड में, हार्ट में सकारात्मक प्रभाव करता है। क्योंकि हमारे हार्ट जब कंपन करता है अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस देती हैं ये जो चिड़ियों की आवाज़ है। देखो हम यहाँ पे बैठे, कहीं तक तीव्र ध्वनि हो गया, कहीं पर आप जानते हो कि साउंड का इतना ज्यादा इफेक्ट हो गया कि कहीं ना कहीं शरीर का कंपन क्या होता है, बढ़ जाता है, वाइब्रेशन हो जाता है। लेकिन ये स्थिर करता है और मस्तिष्क में जितने भी विकार है उसको बाहर निकालने में सहायता करता है। अभी आप ये देखना, बड़े बड़े पहले क्या होता है, ऋषि मुनिया है या बड़े बड़े विद्वान होते थे जंगलों में, वनों में, इस तरह से शांत वातावरण में जाते थे जहाँ पक्षी रहते थे, वहाँ उनकी सोच बदल जाती थी, अच्छी सोच आती थी उनके अंदर। तो यही कारण है, अगर मैं कहूँ किसी के मन में अवसाद है, माइग्रेन है, दूसरे प्रकार के, तो एक बार आप प्रकृति के शरण में जाए, पक्षियों के ध्वनियों के पास जाए, आराम से बैठे, आपको पता चला कि आपका जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आए। और इसीलिए जब आप सुबह मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, जब आप सुबह बैठ के, तो आप YouTube पे जब डालते हैं ना मेडिटेशन
हाँ जी, तो वो चिड़ियों की आवाज ही सुनाता है आपको प्रकृति की, जब बिल्कुल। ध्यान लगाने बैठते हैं आप। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी बात, हम लोगों ने इस चीज में कभी ध्यान नहीं दिया, कभी सोच नहीं रहा कि हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े जो तपस्वी रहते हैं, जिन्होंने बड़ा बड़ा शोध किया है, कहाँ प्रकृति के नजदीक गए। अब हम शहर के नजदीक, शहर से हमें क्या मिला? प्रदूषण मिला, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो गया, चाहे वायु प्रदूषण हो गया, वो सब प्रदूषण। तो हमारा मन उस हिसाब से क्या चेंज हो गया है, जी। हमारे अच्छी सोच आई नहीं हमारे मन में। कभी आप देखना, जिस जगह स्थान में जाएंगे, पर्यावरण ही आपके मन की अच्छी सोच को सही बात। बदलाव करता है। तो अगर इस तरीके से सर हम भी पर्यावरण को लेकर एक कदम सभी बढ़ाएं, क्योंकि एक के व्यक्ति से नहीं होगा ना, आप बिल्कुल। जैसे तमाम लोग अपने अपने स्तर पर, हमें भी और आपको भी, सबको करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर अगर हम ये घर पे अपना नेस्ट बॉक्स लगाते हैं, तो हम कहते हैं ना हमारे घर में चिड़िया नहीं आती, तो फिर लगा के क्या फायदा हुआ है, किस तरीके से हो सकता है? बिल्कुल। हमें जहाँ पे हम घर के आसपास, देखो शुरू में गौरव वहीं पर आती है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, हमारी मवेशी रहती है, खाली मकान में नहीं आता है। कभी आप देखना, जहाँ पर हम उठने पहले झोपड़ी बनाते हैं, तो निश्चित तौर पर गौरैया आती रहती है। इस समय क्या, गौरैया के लिए एक और नहीं मिल पा रहा घोंसने के लिए, क्योंकि हमारे जालीदार मकान हो गए हैं, पेड़ पौधों की संख्या कम हो गई है। वहां ऐसे कि जैसे ही गौरैया सड़क क्रॉस किया, पता चला कि वो वाहन की चपेट में आके घायल हो गया, मर गया। तो इस तरह से जहाँ पर हम उठते बैठते हमारे घोंसला लगा दे, तो गौरैया क्या होता है कि 8-10 किलोमीटर के आसपास राउंड मारता रहता है, घूमने घूमने के लिए आएगा, 1-2 चक्कर मारेगा, चला जाएगा। कई जगह मैंने जैसे ये नेक्स्ट बॉक्स दिया, तो 2 या 3 सालों में वहाँ पे बनाया। जैसे इलाहाबाद में हमारे एक शोला जी थे, तो उनको मैंने बहुत पहले भेजा था, तो उन्होंने लगाया था। उन्होंने कहा मुझे अभी तो आए नहीं, लेकिन 3 साल के बाद उनके यहाँ आ गई है, एक जोड़ा उसी में आया। समय लग सकता है। हाँ, समय लग गया। बरेली में दिया था, तो बरेली में उनका 2 मंजिल में बहुत अच्छा गार्डन बना रखा, तो वहाँ पे दिया, तो वहाँ पे 3-4 साल के बाद आया, बन गया, मतलब शुरू हो गया। तो बड़ा खुशी करते हैं कि कम से कम साल बाद आ गया। तो यही है कि अगर हम अपने घर के आसपास पर्यावरण माहौल बनाए, छोटे से पेड़ पौधे लगाए, बेलदार लगाए, फूल के लगाए, तो तब ज्यादा चांसेस है आपके चिड़िया, तो 5-7 पक्षियां तो आसानी से आ सकते हैं हमारे घर। ऐसी बात है, आसानी से अगर हम चाहें। इसलिए पानी की व्यवस्था भी कर देते हैं, मतलब हम जैसे देते हैं, पानी रख देते हैं किसी कटोरे में, या गेहूं उनके डाल देते हैं। भोजन भी देने के लिए थोड़ा गेहूं का इसलिए कम देना है। गेहूं का बहुत से लोग गेहूं या चावल देते हैं, चावल अगर दे तो बारीक वाला दे, भिगा के दे दे। गेहूं तो दे दलिया के रूप में, तो भिगा के दे, क्योंकि अगर हम गेहूं, अगर कोई चिड़िया खाएगा तो गेहूं क्या होता है, जैसे मुंह के अंदर जाएगा तो सूखा रहता है गेहूं, तो पानी अवशोषित कर जाता है, फूल जाता है, जिसके कारण का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। वही चावल के साथ होता है। जी। कम से कम ये करके आपको सेवा की सेवा और पुण्य भी आपको मिलेगा कहीं ना कहीं, है ना, जो आपके खाते में डिपॉजिट होता रहेगा। धन्यवाद। तो एक शो था, थोड़ा सा लगता है कि बहुत से बोलते हैं मुझे कि भाई आप कब तक काम करोगे इसको, चिड़ियों का काम। मैंने कहा जब तक जीवन है तब तक। आगे का क्या इसको लेकर सर, क्या? हाँ, इसके लेकर मेरा अब पक्षी परिवार उत्तराखंड के नाम से भी मैं मुहिम चला रहा हूँ, और बहुत से लोगों को पक्षी परिवार बना रहा हूँ। अब तक मुझे लगभग 5000 से ज्यादा लोगों को मैं पक्षी परिवार बना देता हूँ, जो कि पक्षियों को बचाने हेतु कार्य करेंगे। और गौरैया के साथ से सर आपने गिद्ध का भी कुछ चालू करा था, मैंने सुना। 2010 से मैं गिद्ध का बचाने में प्रयास होता है। कह सकते हैं कि एक छोटी सी मुहिम के तहत, बड़ा मुहिम को बड़ा दिक्कत आती है, क्योंकि समय धन के अभाव में आप किसी काम को मतलब बड़ा नहीं कर पाएंगे, जब पैसा होगा तभी। लेकिन अभी कोशिश करता हूँ गिद्ध में जाए। 1-2 अड्डे मैंने गिद्ध के रूम में, संरक्षण के रूम में विकसित कर लिया है। उसमें है गिद्ध में करीबन 20-22 गिद्ध है, वो 12-13 गिद्ध यही। हाँ, जहाँ मैं रेडी खाली हूँ। तो लगभग मैं 100 गाँव के आसपास लोगों को ये मोटिवेट कर चुका हूँ कि आप कीटनाशक का प्रयोग बिल्कुल करें, वनों में आग न लगाएं, और जो भी आपका मनुष्य अगर मरता है एक जगह ऐसी जगह फेंके जो कि गिद्ध उसको आके भोजन प्राप्त कर सके। और इनके सर विशेष कारण क्या होंगे? जैसे आपका आजकल पूरा आप पौड़ी ले लीजिए, अलग अलग उत्तराखंड की जगहों में वन अग्नि के मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो मुख्य कारण क्या होते हैं? देखो, मैं कई बार आग बुझाने का काम भी करता हूँ, प्रतिवर्ष करता हूँ मैं। और एक बार 2012-13 की बात में झुलस भी गया था आग बुझाते हुए, क्योंकि एक डब या हम भुट्टी कहते हैं, उसका घोंसला था, उसके 2 बच्चे थे। हाँ, तो अच्छा एक झाड़ी था, पेड़ मतलब काफी घना था, तो किसी ने आग लगा दिया। नीचे से बहुत फैलता है। जब मैं उसको बचाने के लिए गया तो उसको बचा नहीं पाया, मैं गिर गया। तो उसको जैसे मैंने झाड़ी से मतलब जंप मारा, तो निश्चित तौर से अगर थोड़ा देर होता तो जो मेरा लोअर था वो थोड़ा सा चिपक से गया था मेरे पाँव में, तो मुझे बड़ा होता, उसको बचा नहीं पाया। तो ये लोग ही लोग लगाते हैं, कुछ लोग गाँव में ऐसे बात नहीं, बहुत से लोग दुष्ट लोग, मैं बताता हूँ, मैंने देखे, पकड़े ऐसे। अच्छा, लोग ही श्रम आग? हाँ, ऐसा नहीं, ये लोग लगाते हैं, ये कहना नहीं मानते। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई झाड़ी हो गया, कोई बोलता घास के लिए, मैं बोलता हूँ कैसे हो जाएगा घास? ये तो सारा अगर आपके झाड़ी जल गया, नीचे का जल गया, उसका बारिश आ गई, इसका खाद जो ऊपर का जो ह्यूमस है वो सारा बह जाएगा। तो इस कारण से कुछ नहीं हो पाएगा। उसके बाद क्या होगा, केवल लेंटिना घास होगा, या दूसरा वाला काला टाइप का घास होगा, जो कि गाय बच्चे उसको खाती नहीं। तो लोग ही द्वारा मानव कृत
है ये। और आग बुझाने के लिए बहुत कम लोग ही कार्य करते हैं। पेड़ लगाने के लिए, जैसे मैं स्वयं बोलता हूँ पेड़ लगाने के लिए हर साल हम क्या करते हैं, जैसे जुलाई आता है, एक पेड़ अगर मैं वृक्षारोपण कर रहा हूँ, इधर उधर बहुत बड़ा प्रोग्राम चलता है जी इस वृक्षारोपण का प्रोग्राम न चला करके हमको आग, जंगल में वनों को आग से बचाने का हेतु कार्य करना है। मैं कहीं पर भी अगर वृक्षारोपण का कार्य करता हूँ तो सबसे पहले मेरा स्लोगन रहता है कि वनों को आग लगाने वालों से बचाएं, वनों को आग लगाने वालों से बचाएं। आग से तो बाद में बचाएंगे, जो आग लगा रहे हैं। हाँ, तो क्या बहुत से लोग हैं आप मार्च के बाद अगर गांव में कहीं भी जाएं तो कई लोगों के माचिस पर कोई कहीं जलाता रहेगा, कोई लगाता रहेगा। तो इस प्रकार से बहुत से लोग इसमें इस कार्य को करते हैं जो गलत कार्य है, जिनके मतलब ये कि आम अगर हम कहें तो स्थानीय लोगों के ही हाँ, उससे होता है। या कई लोग बुद्धिजीवी, मैंने ऐसे देखा अगर उनको ये पूछा जाए कि जंगलों में आग लग रही है थोड़ा सा इस तरह से, तो उनका भी क्या था, नेगेटिव विचार होते हैं। कुछ अच्छे लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं, अच्छे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस 99 अच्छा एक बुरा इंसान है, उसने जंगल में आग लगा दिया तो आपको तो पूरा जंगल जल गया ना। वही एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर बिल्कुल। तो यही इस समय मैंने देखा कि हमारे उत्तराखंड में अब इस समय देखो आप, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि कुक्कुट की 2-3 प्रजाति इस समय आती थी, जंगल में आग लगा है तो वो नहीं दिखा देते। ब्रेन फीवर कुक्कू है, तीव्र आवाज करता है, सुबह करता है, उसकी आवाज नहीं सुनाई देती, कुक्कू की जो कुक्कू आग नहीं। और दूसरा एक और होता है, 3-4 प्रकार के, जितने भी प्रकार के जो कुक्कू की प्रजाति होती है कम आती है। अच्छा, दूसरा आग लग गया, इस समय आग लग गया तो जितने घोंसले होते हैं चिड़िया के, अंडे बच्चे सब जल के नष्ट हो जाते हैं। अभी मैं एक जगह गया तो करीबन सुबह मैं स्कूल विद्यालय में था तो 10 बजे के आसपास आग लग गया। तो मैं शाम को जब उस तरह घूमने जाते हैं तो देखा तो पूरा काला बन गया। मैंने कहा किसने लगा, इसने, मैंने कहा किसने लगा दिया। मैं एक बार मुझे बता देते, मैं कोशिश करता इतना बच जाता, क्योंकि इस क्षेत्र में जितने भी चिड़िया हैं वो जलने से बच जाता है। अब दूसरी बात क्या है, इंडियन नाइट जार। इंडियन नाइट जार ऐसा है कि ये रात को ही निकलता है, तक तक की आवाज करता है। ये उन चट्टानों में, जहां मैंने देखा उन चट्टानों में अपना अंडा देता, घोंसला नहीं बनाता। तो जैसे जंगलों में आग लगने से अचानक कम हो जाता है, इनके अंडे बच्चे जल के नष्ट हो जाते हैं, ये चला जाते हैं। बाई चांस मेरे क्षेत्र में जहाँ में हूँ, मैंने देखा कि इंडियन नाइट जार के कम से कम 20 जोड़े आ रखे, आवाज से सुना मेरे अगल बगल पूरे क्षेत्र में 100-200 जोड़े हुए। लेकिन इनके अंडे बच्चे उन्हीं चट्टान में, जंगलों में होते हैं ऊपर। लेकिन जंगल में जब आग लग जाता है तो एक साल इनके जैसे 50 बच्चे होने थे, 100 बच्चे होने थे, तो इनके एक भी बच्चा सुरक्षित नहीं बचा, इनकी संख्या ऑटोमेटिक क्या हुई, कम हो गई। हाँ, ऐसी कई चीजें ऐसी होती है जो कुक्कू की प्रजाति जो दूसरे के घोंसले में अंडा देती है। उस क्षेत्र में भी एक कुक्कू आता, हर साल आता है। और अन्य जंगल बबला हो या सीविया प्रजाति, छोटे जितने भी प्रकार की पक्षियाँ होती है, उनके घोंसले में अपना अंडा देते हैं, वो उनके बच्चों को पालती है। अब जंगल में आग लग गया तो कुक्कू की संख्या। सर, इसके साथ साथ ही वन अग्नि पे भी हमने बात करी, तो हम कहते हैं सर कि पेड़, आप पौधा लगाइए वो पेड़ बनेगा, कहते हैं सब। 1-2 दिन तो जिस दिन दिवस होता है उस दिन तो बड़े जोश के साथ करते हैं, लेकिन सर एक पौधा जब वो पेड़ बन पाता है तो सर वो किस किस्म से आपके लिए लाभदायक होता है, मतलब उसके इम्पोर्टेंस क्या है उस एक पेड़ की? केवल एक पेड़ अगर आप अपने जीवन में लगाएं, अगर हम एक पेड़ लगाते हैं तो सबसे पहली बात है, जब पेड़ बड़ा होगा छाया तो देगा ही देगा, फल भी देगा ही देगा, लकड़ी भी देगा ही देगा, साथ में पक्षियों के लिए बहुत बड़ा योगदान है। ऑक्सीजन भी देगा, ऑक्सीजन के देने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी देगा, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करेगा। दूसरी बात है, पानी की जो लेवल है उसको बढ़ाएगा। और दूसरी एक ये है कि पक्षियों के लिए एक आसना भी देगा, घोंसला बनाने के लिए जगह भी देगा। इस तरह से एक पेड़ में तो बड़ा महंगा होता है, मतलब एक पेड़ हमें पूरे जीवन भर इतना दे देता है क्योंकि हम कभी नहीं दे पाते इस प्रकृति को। तो इसलिए पेड़ लगाना ज्यादा महत्वपूर्ण, उसकी बचाना उसको। ये अब आजकल क्या है, पॉलिथीन का जमाना हो गया, हम लोग यहीं पर खाते पॉलिथीन, जगह गंदगी कर देते हैं। पॉलिथीन किस हिसाब से सर, मतलब किन किन तरीकों से हमारे लिए डिसएडवांटेज दे रही है एनवायरनमेंट? बिल्कुल, पॉलिथीन तो आगे देखे कि जहाँ जहाँ पॉलिथीन है, तो ये पॉलिथीन जब जमीन के अंदर जाता है तो एक तो पानी ऊपर से गिरता है तो नीचे ये पानी नहीं जाने देता, नीचे जमीन पर जाएगा। हाँ, नीचे ऊपर ही रहेगा, बह जाएगा। दूसरा पॉलिथीन को अपघटन होने में कई वर्ष लगते हैं, 100-200 वर्ष लग जाते हैं। पॉलिथीन पर निर्भर करता है किस तरह पॉलिथीन, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पॉलिथीन जब तक अपघटित नहीं होगा तब तक वो जमीन उर्वरा युक्त नहीं होगा। तो एक उर्वरता क्षमता को भी पॉलिथीन कम करता है। आपने देखो पहाड़ों में देखो, बोतल हो गया, पॉलिथीन हो गया, जग जगह रोले में जग जगह यही गंदगी पड़ा है। तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखते हमें गंदगी निकल, इसका प्रयोग कम से कम करना है।
कहीं ना कहीं हम अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव लाकर बहुत कुछ बदल सकते हैं, इस प्रकृति को बहुत कुछ दे सकते हैं जो इस प्रकृति ने इतना कुछ हमें दिया है। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिनेश कुकरेती जी मौजूद थे। हम सबके लिए प्रेरणा और बहुत कुछ हमको सर आपसे सीखने के लिए मिला और एक बहुत अच्छा संदेश भी आपने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।